नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका दी करंट अफेयर शो की क्लास नंबर 9 में, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 5 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई 2026 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप करंट अफेयर की ये क्लास देख रहे होते हैं ना, एक पेन और एक नोटबुक हाथ में लेकर बैठ जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं या फिर जो चीजें मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोलता हूं ना, उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और अपने एग्जाम से पहले सिंपली एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा और एक बार पढ़ा हुआ आप कभी भी नहीं भूलोगे। और हर संडे की तरह आज भी इस क्लास का एक्चुअल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस हर हफ्ते संडे शाम 5 बजे इस करंट अफेयर की क्लास को फॉलो कर लीजिए, इस क्लास को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर की टेंशन आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आपने अभी तक ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़े हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे भाई, अगर आपने ये नोट्स नहीं पढ़े ना, मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो ना, जीएस को माइंड के अंदर उतारना चाहते हो, तो ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो मेरे भाई, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, मिलके पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में गारंटीडली पूछा जाएगा। जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखें मेरे भाई, पासपोर्ट को लेकर हर साल 2 बड़ी रैंकिंग जारी करी जाती है, जिसमें से एक तो है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, एक तो ये सूचकांक हो गया। दूसरा होता है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग, ठीक है। ये 2 सूचकांक है पासपोर्ट को, जो कि रैंक देती है दुनिया भर के पासपोर्ट को, और दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में हेनले की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें पता चला कि भारत के पासपोर्ट को 199 देशों में से केवल 80वीं रैंक मिली है, ठीक है। कितनी? 80वें स्थान पर था हेनले में। लेकिन हाल ही में 2-3 दिन पहले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी हुआ है, जिसमें तो लोग हैरान हो गए सुन के भारत की रैंकिंग, ठीक है। अब ये होता क्या, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स होता है ना, इसको हर साल आर्टन कैपिटल है, ठीक है, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंसी है, ठीक है, कनाडा की एजेंसी है। ये हर साल इस रिपोर्ट को जारी करती है, ठीक है। इस बार 197 देशों के ऊपर सर्वे किया गया और इस बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ये रिपोर्ट बताती है किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि पासपोर्ट कितना पावरफुल है? पासपोर्ट की पावर जो डिसाइड होती है ना, वो होती है कि वो कंट्री, यानी कि जिस कंट्री का वो पासपोर्ट है, वो अपने नागरिकों को कितनी कंट्रीज में बिना वीजे के जाने की अनुमति देती है। मान के चलिए कोई कंट्री ऐसी है जिसके नागरिक केवल पासपोर्ट के दम पर बिना वीजे के 180 कंट्रीज में जा सकते हैं, मतलब उस कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल पासपोर्ट है। मान के चलिए कोई कंट्री ऐसी है जो कि अपने नागरिकों को केवल 5 या 6 कंट्री में बिना वीजे के जाने की अनुमति देती है, तो मतलब वो वीक पासपोर्ट है, मतलब कमजोर पासपोर्ट है, समझ गए। तो वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा ऑन एक्सेस जो होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है पासपोर्ट की रैंकिंग या फिर पासपोर्ट की पावर जो है। तो भाई, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स को हर साल आर्टन कैपिटल ग्रुप जो है ये जारी करता है, और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसको हेनले ही जारी करता है, जो कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है, और ये शायद एजेंसी लंदन की है। जी है, हेनले लंदन में है, और भाई आर्टन ग्रुप है, ये है आपका कनाडा में। तो हेनले में तो मैंने बता दी 2026 में भारत को 80वां स्थान मिला है। हालांकि भारत की बढ़ोतरी हुई है हेनले में, पिछले साल जो भारत की रैंकिंग थी वो लगभग 85 थी, ठीक है, इस बार 80 है। लेकिन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में तो चौंकाई दिया है, 197 देशों के ऊपर यहां पर सर्वे किया गया है, और 197 से भारत 125वें स्थान पर है। जी हां, पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 124 थी, लेकिन इस बार एक पायदान और लुढ़क गया, भारत 125 स्थान पर पहुंच गया ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। मतलब भारत अपने नागरिकों को केवल पासपोर्ट के दम पर बिना वीजे के 26 कंट्रीज में ही जाने की अनुमति देता है। कितने? 26 कंट्रीज में। और यह कहा है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ने। जी हां, भारत का पासपोर्ट दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है।
ठीक है। अगर हम मेरे भाई बात करें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सी कंट्रीज का है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से, तो स्वीडन कंट्री नंबर 1 पर आई है इस रैंक में। ये सबसे ज्यादा कंट्रीज में जाने का मौका देता है, लगभग 180 से ज्यादा कंट्रीज है। ऐसे ही स्विट्जरलैंड है, तीसरे पर फिनलैंड है, चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर नीदरलैंड है, छठे पर डेनमार्क है, सातवें पर आयरलैंड है, आठवां यूनाइटेड किंगडम है, नौवां नॉर्वे और 10वां सिंगापुर है। सिंगापुर तो हैनले की रैंकिंग में भी दूसरे तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। देखिए भारत के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने वाले देशों में, मतलब आप ये देख लीजिए मोटा मोटा कि कौन से ऐसे देश हैं जिनमें भारत के नागरिक बिना वीजे के जा सकते हैं, ठीक है, पासपोर्ट के दम पर। तो भाई एक तो मालदीव है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, जॉर्डन, तंजानिया, इथोपिया, ठीक है, मेडागास्कर, कैप वर्डे, सोमवा, तुवालू, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन और साथ ही प्रशांत क्षेत्र के कुछ और ऐसे देश हैं जहां पर भारत के जो नागरिक है वो बिना वीजे के जा सकते हैं, बिना वीजा ऑन अराइवल है वहां पर, ठीक है मेरे भाई। तो भारत की जो स्थिति है वो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में खराब है, पिछले साल के मुकाबले एक पायदान और पीछे चला गया भारत। तो याद रखिएगा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 125 से 197वें से, और भाई हैनले पासपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है वो मेरे भाई 80वें स्थान पर आती है। कितने? 80वें। पिछले साल 85 थी, इस बार यहां पर 80 आई है, ठीक है मेरे भाई। और हैनले में लगभग 55 कंट्रीज में, हैनले पासपोर्ट के हिसाब से 55 कंट्रीज भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल है, और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से लगभग 56 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल है, ठीक है मेरे भाई। और अफगानिस्तान जो कंट्री है वो हैनले में भी सबसे पीछे है, और साथ ही ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भी सबसे लास्ट नंबर पर आती है। चलो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी हां, यहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि खान मंत्रालय के अंडर आता है, केंद्र सरकार के ही अंदर आता है। मिनी रत्न ये एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी है, ठीक है, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो हाल ही में इसके जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं, सीएमडी नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है अनुपम मिश्रा, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इनका नाम है अनुपम मिश्रा, जिनको हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। देखिएगा इस 1 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए संजीव कुमार सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। 1 जुलाई को ही इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। इनसे पहले कौन थे? HCL के प्रमुख कौन थे भाई? संजीव कुमार थे। अब HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो अस्तित्व में आई थी वो 9 नवंबर 1967 को स्थापना इसकी हुई थी, ठीक है, याद रहेगा। अगला है दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? लो भाई, इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। इंडियन एयरफोर्स की जो दक्षिणी कमांड है ना, ठीक है, साउथ कमांड है, उसके नए प्रमुख हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? स्क्रीन के ऊपर आप इन्हें देख रहे हो, इनका नाम है जशवीर सिंह। एयर मार्शल जशवीर सिंह को वायुसेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख हाल ही में नियुक्त किया गया। इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, एयर मार्शल जशवीर सिंह मान ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना की त्रिवेंद्रपुरम स्थित दक्षिणी वायु कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने एयर मार्शल मनीष खन्ना का स्थान लिया है। 30 जून 2026 को मनीष खन्ना सेवानिवृत्त हो गए थे, ठीक है। तो किसकी जगह लिए? मनीष खन्ना की जगह लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मेरे भाई अभी अभी हमने जो क्वेश्चन देखा वो वायुसेना के पूछे गए, दक्षिणी कमांड के ही। और साथ ही यहां पर भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है, दक्षिणी कमान के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? देखिए, भारतीय सेना की गाइस अगर हम बात करें, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जो नए प्रमुख है वो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर है। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, जिनको हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में चुना गया है। इन्होंने भी 1 जुलाई 2026 को पुणे स्थित इस कमान का कार्यभार संभाला है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन का स्थान लिया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। देखिए मेरे भाई, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट पुष्कर। क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर है, ठीक है। इनको हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया। किनकी जगह इन्होंने ली? इन्होंने संदीप जैन की जगह ली। लेफ्टिनेंट संदीप जैन कौन है? हाल ही में लेफ्टिनेंट संदीप जैन को भारतीय सेना का वाइस
चीफ चुना गया, क्या वाइस यानी कि उप प्रमुख चुना गया भारतीय सेना का, तभी ये पद खाली हुआ है, तभी इनको इस पद के ऊपर नियुक्ति मिली है। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लास नंबर 8 में ही ये पढ़ाया था कि संदीप जैन जो है वो भारतीय सेना के नए प्रमुख बन चुके हैं। तो चलो एक बार उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। मेरे भाई 3 हमारी सेना है, यानी कि थल जल वायु, तीनों के प्रमुख और वाइस प्रमुख हम पढ़ेंगे। देखो भारतीय वायु सेना की अगर हम बात करें, चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल AP सिंह है, अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ कौन है? एयरफोर्स के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित है। नेवी की बात करें तो चीफ कौन है? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है। वाइस चीफ कौन है? वाइस एडमिरल अजय कोचर है। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ कौन है? जनरल धीरज सेठ। अब जनरल धीरज जो सेठ है ये हाल ही में चीफ बने इंडियन आर्मी के, पहले वाइस चीफ थे यानी कि उप प्रमुख थे। ठीक है, तो उप प्रमुख की जगह खाली हुई तो संदीप जैन जी आ गए। संदीप जैन जी आए तो दक्षिणी कमांड जो है वहां के प्रमुख की जगह खाली हो गई और वहां पर राजेश जो लेफ्टिनेंट राजेश जी हैं, राजेश पुष्कर, ये आ गए। तो मतलब प्रमोशन होने की वजह से यहां पर पद खाली हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो भारतीय थल सेना के जनरल कौन है? फिलहाल चीफ कौन है? धीरज सेठ है। वाइस चीफ कौन बन गए? नए जनरल संदीप जैन है। और संदीप जैन जो पहले दक्षिणी कमान के प्रमुख थे, इनकी जगह ले ली है किसने? लेफ्टिनेंट राजेश पुष्कर ने। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें लिख लो यार, या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछा जाता है अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप में लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो, SSC CGL हो, CHSL हो, MTS का पेपर हो, कांस्टेबल GD का पेपर हो, किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, पूछा ही जाएगा। तो मेरे भाई हाल ही में स्विट्जरलैंड के ल्यूजेन में वर्ल्ड रोइंग कप का आयोजन हुआ। वर्ल्ड रोइंग कप, ठीक है, ये एक तरीके से वर्ल्ड कप मान के चलिए इसको, वर्ल्ड रोइंग कप है ये। इसमें भारत के लक्ष्य, हवलदार लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह, ठीक है, ये दोनों इंडियन आर्मी में फिलहाल हवलदार है मेरे भाई। क्या है? हवलदार। इन्होंने इस वर्ल्ड रोइंग कप में पदक जीता है। और कौन सा पदक जीता है मैं आपको बताऊं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जी हां, स्वर्ण पदक जीता है। और पहली बार भारत ने वर्ल्ड रोइंग कप में स्वर्ण पदक जीता है। जी हां, पहली बार भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता गया है। तो मेरे एक तरीके से ये इतिहास रच दिया गया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय सेना के हवलदार लक्ष्य और हवलदार उज्जवल कुमार सिंह ने हासिल करी है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, शायद उन्हें नहीं पता होगा कि वर्ल्ड रोइंग कप है क्या। मेरे भाई ये जो एक इवेंट है, कौन से स्पोर्ट का इवेंट है? रोइंग इवेंट होता क्या है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये देखो, ये जो है ना, ये होता है रोइंग इवेंट, यानी कि एक नाविक होता है, एक नाव होती है जिसमें एक जो चलाने वाला होता है वो बैठता है, दोनों हाथों में उसके चप्पू होता है और वो उसे चलाता है। ठीक है, अब उसकी पीठ उस तरफ होती है जिस तरफ को नाव की डायरेक्शन है, मतलब नाव जिस साइड में चल रही है ना, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसकी पीठ होती है, मतलब जिधर इसकी पीठ है ना उधर ये नाव चल रही है। ठीक है, कई सारी प्रतिस्पर्धा होती है, एक तो होती है सिंगल की प्रतिस्पर्धा, एक होती है डबल की। तो जो मेरे भाई लक्ष्य और उज्जवल ने गोल्ड मेडल जीता है ना, वो डबल वाली प्रतिस्पर्धा में जीता है, यानी कि जिसमें एक ही नाव पर दो नाव चालक सवार होते हैं, यानी कि ये दोनों एक ही नाव पर सवार थे। ठीक है, इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय रोइंग महासंघ द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। देखिए रोइंग कप बता रहा हूं मैं, ये है क्या? वर्ल्ड रोइंग कप। तो वही अंतरराष्ट्रीय रोइंग महासंघ जो है FISA, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिसका हेडक्वार्टर ल्यूजेन में, इसके द्वारा इसका आयोजन होता है वार्षिक, यानी कि हर साल इसका आयोजन होता है। शुरुआत कब हुई थी? इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1997 में हुई थी। 2026 का कार्यक्रम क्या रहा? इस वर्ष का पहला वर्ल्ड कप सेविले स्पेन में, दूसरा प्लोविद बुल्गारिया में और तीसरा ल्यूजेर्न स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। यानी कि 3 चरणों में इस कप का आयोजन होता है, हर साल इसका आयोजन होता है। 2026 में भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है मेरे भाई, नाम मैंने आपको बता दिया दोनों का, जिसमें से एक इंडियन आर्मी के यानी कि भारतीय सेना के हवलदार लक्ष्य है और हवलदार उज्जवल है। ठीक है, याद रहेगा रोइंग कप क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक स्पोर्ट है, एक खेल है जो कि पानी से जुड़ा हुआ खेल है। ठीक है, चलो एक और चीज मैं यहां पर आपको कवर करा दूं, PPT में लगाना भूल गया था, ठीक है, या फिर मिस हो गई थी। देखिए हाल ही में वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ।
5 जुलाई को इसका फाइनल मैच खेला गया इंग्लैंड में। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम जो थी महिलाओं की वो तो पहले ही बाहर हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई हर 2 साल में इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो फाइनल किसने जीता है वुमेन T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का? तो फाइनल मैच जो अपने नाम किया है इस बार वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। जी हां, देखिए 2026 की अगर हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप मैन किसने जीता? भारत ने लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। ठीक है, हालांकि 3 बार हो चुका है, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन भारत बना था मेल पुरुषों में, लेकिन महिलाओं में इस बार इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। तो ये चीज मैं पीपीटी नहीं लगा पाया, ठीक है, मिस हो गई थी, तो आप इस चीज को अलग से नोट कर लो, क्वेश्चन बनेगा स्पोर्ट में। ठीक है, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो चैंपियन है 2026 में वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराकर। फाइनल मैच 5 जुलाई को खेला गया था इंग्लैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 में कब मनाया गया? मेरे भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डे और थीम में पूछा जाएगा, इसका थीम भी पूछा जा सकता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये हर साल जुलाई महीने के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। जुलाई महीने के पहले सैटरडे को जो दिन पड़ेगा, जो तारीख पड़ेगी ना, उसी दिन हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्यों मनाया जाता है अब आप ये भी देख लो मेरे भाई। जिसका उद्देश्य सहकारी समितियां यानी कि जो कोऑपरेटिव एजेंसीज होती है ना, समितियां होती हैं, कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साथ ही सामाजिक न्याय और वैश्विक शांति में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यानी कि जो हमारी कोऑपरेटिव एजेंसी या फिर कोऑपरेटिव समितियां होती है ना, ठीक है, ये जो विकास, जो सस्टेनेबल विकास है, उनमें जो इनकी भूमिका है, समाज में न्याय बनाए रखने के लिए या फिर वैश्विक शांति में इनकी जो भूमिका है उसको उजागर करने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसको रेखांकित, उसको अंडरलाइन हाईलाइट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया, कब से शुरुआत हुई? इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA द्वारा 1923 में की गई थी। बाद में इसके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 1995 से इसे आधिकारिक तौर पर मनाया जाने लगा। हर साल इसका एक यूनिक विषय मतलब थीम भी होता है। इस बार का थीम क्या था? कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड यानी कि एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लो। देखो मैंने बता दिया ना, जुलाई का जो फर्स्ट सैटरडे है, ये लिखा हुआ है, जुलाई का जो फर्स्ट सैटरडे होता है ना हर साल, उस तारीख को ये मनाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गारंटेड एग्जाम में पूछा जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा करी गई है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मेरे भाई साहित्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि लंदन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हर साल लंदन में आयोजित होता है ये पुरस्कार। विश्व में जो भी साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में कुछ हटके करता है, यानी कि जो स्पेशली बायोग्राफी वगैरह लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होती है ना, सर्वश्रेष्ठ किताब या फिर संवाद होता है कुछ भी, उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, फिर चाहे वो लेखक किसी भी देश का हो। ठीक है, तो भाई इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो हर साल दिया जाता है। लंदन में इस इवेंट का आयोजन होता है हर साल, समझ गए। लेकिन भाई इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदल दिया गया फाइनली। 2027 में जो अवार्ड दिया जाएगा ना, वो किसी और नाम से दिया जाएगा। क्या है इसका नया नाम? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसका नया नाम हो चुका है। अब इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं कहा जाएगा, अब इसको बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहा जाएगा। इस पुरस्कार में मिलने वाली धनराशि को भी डबल कर दिया गया है। पहले इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड दिए जाते थे, लेकिन अब इस पुरस्कार में 1 लाख पाउंड दिए जाएंगे। कितने मेरे भाई? 1 लाख पाउंड दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि मिलने वाली धनराशि को भी डबल कर दिया गया है। अब आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में। शुरुआत में ये पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता था। ठीक है, 2 साल में, लेकिन फिर 2016 में इसके नियमों में बदलाव किया गया और इसको हर साल दिया जाने लगा। उसके बाद यहां पर एक और बदलाव हुआ, अनुवादकों को भी बराबर का सम्मान दिया जाने लगा, यानी कि जो पुस्तक का, नोवेल का
राइटर होता है उसके अलावा जो अनुवाद करता होता है, ठीक है, या फिर ट्रांसलेटर होता है, उसको भी बराबर का सम्मान दिया जाता है। मतलब जो अवार्ड होता है वो राइटर और अनुवादक के बीच में बराबर बांट दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किन भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में 2022 में गीतांजलि श्री, जो कि एक भारत की लेखिका है, इनके एक इनकी एक रचना थी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। साथ ही पिछले साल 2025 में भानु मुश्ताक को हर्ट लैम्प के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम 2026 की बात करें तो मेरे भाई यांग शुआंग जी को ताइवान ट्रेवलॉग पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। तो मेरे भाई याद रहेगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम क्या हो चुका है, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसका नया नाम हो चुका है, धनराशि डबल हो चुकी है। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया गया। तो मेरे भाई जो महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से हाल ही में किसी राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस लॉन्च किया है। ये एक योजना या फिर ये एक कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए दोस्तों, जो ऑनलाइन शोषण होता है महिलाओं का या फिर बच्चों का, ठीक है, या फिर धोखाधड़ी, चोरी, किसी भी टाइप का जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उससे सुरक्षा करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। देखिए इस योजना में क्या क्या किया गया है मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस योजना के तहत सबसे पहले तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है इसके द्वारा अवेयरनेस फैलाई जाएगी, यानी कि जो स्कूल कॉलेजेस है ना वहां पर जाके इस राज्य की पुलिस खुद अवेयरनेस फैलाएगी, ठीक है। 24 घंटों का नियम बनाया गया यहाँ पर। एक, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी किसी भी साइबर शिकायत पर 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक पुलिस कार्रवाई करेगी, ठीक है। व्यापक जागरूकता, 10,000 स्कूलों और 1500 कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना तथा 25 लाख नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति शिक्षित करना सुनिश्चित करना है इस पहल के द्वारा, इस मिशन के द्वारा, जो कि है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। इस ऑपरेशन को जो शुरू किया गया है वो गुजरात पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात पुलिस। गुजरात राज्य की बात हो रही है तो गुजरात के जो सीएम है वो भूपेंद्र भाई है। गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत है। कौन है गवर्नर? आचार्य देवव्रत। तो मेरे भाई याद रहेगा, महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किसने शुरू किया है? भाई गुजरात पुलिस ने किया है। अगला सवाल, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत किस राज्य सरकार ने करी? तो मेरे भाई हाल ही में किसी राज्य की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत करी है। दुर्गा स्क्वाड में टोटल 16,000 महिला कांस्टेबल को भर्ती किया गया है। कितने? टोटल 16,000 महिलाओं को भर्ती किया गया है, जिनको रॉयल इनफील्ड बाइक दी गई है। यानी कि ये महिलाएं, जो राज्य की महिलाएं हैं, यानी कि ये महिला पुलिसकर्मी राज्य की महिलाओं की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करेंगे, ठीक है। यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने का काम करेंगे, ठीक है। यानी कि इनको रॉयल इनफील्ड दी जाएगी। राज्य भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 16,000 महिला कांस्टेबलों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। मतलब विशेष रूप से इनको ट्रेनिंग दी गई है, जो कि सड़कों पर हर जगह रॉयल इनफील्ड पर महिला पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग करने वाली है, ठीक है। तो भाई ये कारनामा करके दिखाया वेस्ट बंगाल सरकार ने। जी हां दोस्तों, दुर्गा स्क्वाड जो लॉन्च किया है वो वेस्ट बंगाल सरकार ने किया है। वेस्ट बंगाल का जिक्र आया है तो हाल ही में वेस्ट बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं शुवेंदु अधिकारी बने हैं। गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि है। कौन है गवर्नर? आर.एन. रवि है। याद रहेगा। अगला सवाल, 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? देखिए मेरे भाई, पुण्यतिथि की बात हो रही है, किसकी? पुण्यतिथि की। और स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है तो क्वेश्चन वैसे ही इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर इनकी जयंती के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी को जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका जो निधन हुआ था वो 4 जुलाई 1902 में हुआ था। निधन कब हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का? 4 जुलाई 1902 में। देखिए इनसे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये है कि इन्होंने एक हिस्टोरिक स्पीच दिया था। कहां की? पार्लियामेंट में, शिकागो की, 1893 में।
साथ ही मेरे भाई एक और इन्होंने बड़ा काम किया था, ये फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। इनको यूथ आइकन भी कहा जाता है, यानी कि युवाओं को इंस्पायर करने का काम इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, युवाओं को सशक्त मजबूत बनाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। तो हाल ही में मेरे भाई 4 जुलाई 2026 को इनकी 124वीं कौन सी 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कौन सी 124वीं पुण्यतिथि? क्योंकि इनका जो निधन हुआ था वो 4 जुलाई 1902 में हुआ था, जन्म 12 जुलाई 1863, सॉरी 12 जनवरी। और एक और चीज है 12 जनवरी, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, 12 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। जी हां दोस्तों, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को होती है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो मेरे भाई जलालाबाद जो कि शाहजहांपुर की एक तहसील है, शाहजहांपुर, ठीक है, जो कि जिला है उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। वहां पर एक तहसील परिषद है जलालाबाद, जिसका नाम बदलकर हाल ही में परशुरामपुरी कर दिया गया है। क्योंकि भाई जो जलालाबाद है ये भगवान परशुराम की जन्मभूमि है, तो उनके नाम पर ही उसका नाम कर दिया गया है। तो अब शाहजहांपुर का जो जलालाबाद है ये परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। और ये किस राज्य में किया गया है? ये उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारे यूपी में किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो मेरे भाई आनंदीबेन पटेल है। अगला है, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया? मतलब फुल टाइम और पार्ट टाइम में डिफरेंस क्या है? मतलब अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए इनको किया गया है, मतलब नियुक्त किया गया है, ठीक है। कोई इनको फिक्स नहीं किया क्या कि भाई जब इनकी एज होगी, ठीक है, जब इनके रिटायरमेंट का टाइम आएगा तभी ये रिटायर होंगे, नहीं। इनको केवल अप्रोक्सीमेटली, मतलब फिक्स नहीं है, 3 साल के लिए, फिलहाल अब से लेकर के 3 साल के लिए HDFC बैंक, जो कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रॉफिटेबल बैंक माना जाता है, इसके नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए। और राजीव कुमार कौन है? ये पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं ये। तो इनको HDFC बैंक के चेयरमैन नियुक्त किया गया। क्यों? क्योंकि भाई जो HDFC बैंक के चेयरमैन थे ना अतनु चक्रवर्ती, उन्होंने अचानक से सडनली बिना किसी नोटिस के इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो इनको तुरंत यहां पर नियुक्त किया गया HDFC बैंक के नए चेयरमैन। HDFC बैंक की बात हो रही है तो मेरे भाई HDFC बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त 1994 से हुई थी, लेकिन ऑफिशियली जो इसके ऑपरेशन शुरू हुए थे HDFC बैंक के वो जनवरी 1995 से हुए थे। तो याद रखिएगा, गठन अगस्त 1994, ऑपरेशन शुरू हो गए थे जनवरी 1995 से। और मेरे भाई अगर हमने चुनाव आयुक्त का यहां पर जिक्र छेड़ दिया है कि राजीव कुमार हमारे फॉर्मर मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो करंट में फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मतलब फिलहाल नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो मेरे भाई 26वें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलहाल है वो ज्ञानेश्वर कुमार है। कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार। नोट करो ये चीज, नोट करो अभी के अभी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। और फॉर्मर कौन थे? राजीव कुमार थे, जो कि अब HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बन चुके हैं। किन्हीं की जगह ली? अतनु चक्रवर्ती की जगह ली। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2026 में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो मेरे भाई हाल ही में जुलाई महीने के अंदर ही, ठीक है, जुलाई के स्टार्टिंग में ही, ठीक है, अभी की बात है, 6-7 दिन पुरानी बात। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया के एक दिवसीय दौरे पर गए थे, ठीक है, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ इन्होंने कुछ समझौतों के ऊपर भी बात करी, जैसे कि रक्षा समझौते, कुछ व्यापार ट्रेड के ऊपर भी डील करने की बात इन्होंने कही, ठीक है, कई सारी चीजों के ऊपर बात हुई। तो हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को
इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो मेरे भाई बात है ये 7 जुलाई की। प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया की जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर है ना जकार्ता में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2026 में इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है बिंतांग आदिपूर्णा, क्या है? बिंतांग आदिपूर्णा प्रदान किया गया है। यह पदक उन्हें 7 जुलाई 2026 को जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो द्वारा दोनों ही देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सौंपा गया है। यानी कि इसलिए यह अवार्ड दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों देशों के जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत किए हैं, ठीक है, इसलिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 32 से ज्यादा देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। और स्विट्जरलैंड के भी शायद दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहां शुरू किया गया? तो मेरे भाई पिछले कई सालों से भारत का एक ऐसा राज्य कह लीजिए या फिर यूनियन टेरिटरी कह लीजिए जिसके मुख्यमंत्री ने बिल्कुल शोर मचा रखा था कि हम स्कूलों को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे, हम सरकारी स्कूलों को ऐसा कर देंगे कि देश में ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं होगा। जैसे विदेशों में सरकार प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, ऐसे हम सरकारी स्कूलों को कर देंगे। तो भाई आपको पता होगा कई सालों से एक ही वो सीएम है जिसने ये रोला मचा रखा था और वो है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम थे। हालांकि अब तो वो दिल्ली के सीएम नहीं रहे, अब तो बीजेपी सरकार आ चुकी है, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बन चुकी है। तो रेखा गुप्ता ने भी यही राग अलापना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो रेखा गुप्ता भी ये कह रही है कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे, बहुत ज्यादा बेहतरीन कर देंगे, इसलिए हम एक योजना की शुरुआत कर रहे हैं, मिशन कायाकल्प। जी हाँ, मिशन कायाकल्प जो है वो सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की एक योजना है, एक मिशन है जो कि दिल्ली सरकार ने शुरू करी है मेरे भाई। किसने? दिल्ली सरकार ने। इस पहल का उद्देश्य पुरानी इमारतों की मरम्मत करना, यानी कि जिन सरकारी स्कूलों की इमारत पुरानी हो चुकी है उनकी मरम्मत करी जाएंगी। आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएगी, यानी कि लैब बनाई जाएगी, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब और ज्यादा आधुनिक बनाई जाएंगी। स्वच्छ पेयजल यानी कि पीने के अच्छे स्वच्छ पानी की सुविधा करी जाएगी, शौचालय उनके अच्छे करे जाएंगे और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूलित सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। तो भाई दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कंडीशन सुधारने के लिए मिशन कायाकल्प रेखा गुप्ता द्वारा शुरू की गई। तो दिल्ली की जो नई सीएम है वो तो रेखा गुप्ता है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए जो यूनियन टेरिटरी होते हैं ना वहां पर गवर्नर नहीं होते, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो तरनजीत सिंह संधू नए लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। कौन है? तरनजीत सिंह संधू। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहां बनाया जाएगा? यानी कि मेरे भाई भारत का पहला जो इंडोर बोटेनिकल गार्डन है वो कहां पर बनाया जाएगा? देखिए अब तक भारत के अंदर कोई भी इंडोर बोटेनिकल गार्डन नहीं है। ये बहुत ज्यादा चाइना के अंदर, जर्मनी में, सिंगापुर में, जापान में, अमेरिका, लंदन के अंदर हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी तर्ज पर ही भारत के अंदर पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन बनाया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है, काम भी शुरू हो चुका है, 5 एकड़ जमीन भी यहां पर तय हो चुकी है। जी हाँ मेरे भाई, यह बनाया जाएगा बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना शहर में। पटना शहर में जो गंगा पथ है ना, जेपी गंगा पथ, उसके किनारे पर यह बनाया जाएगा। देखिए इसे सिंगापुर के प्रसिद्ध गार्डन्स की तर्ज पर जेपी गंगा पथ के किनारे लगभग 5 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। देखिए ये जो गार्डन होगा 5 एकड़ की जमीन को कवर किया जाएगा। उसकी छत, ये जो डोम रूफ है, डोम रूफ बनाई जाएगी, मतलब डोम छत उसकी इस तरीके से बनाई जाएगी, ट्रांसपेरेंट ये दिखने वाला है। ये क्यों बनाए जाते हैं? देखिए जो इंडोर वनस्पति उद्यान है क्यों बनाए जाते हैं, इनका जो उपज होती है ना, मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ये बहुत फास्ट इनकी ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से
बंद होते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, वो यहां पर जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसका इफेक्ट यहां पर डेवलप हो जाता है और वाष्प के जरिए, यानी कि जो ऑलरेडी नमी पैदा होती है गर्मी की वजह से, ठीक है, भाप बनती है, ठीक है, उसकी वजह से जो यहां पर इनकी ग्रोथ फास्ट होती है, मतलब इनको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अलग से, ठीक है, ये खुद इनकी उपज फास्ट होती है। तो ये जो वनस्पति होगा यहां पर सभी प्रकार के काफी अलग अलग प्रकार के पेड़ भी होंगे जिनकी हाइट काफी ऊंची होगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं, गार्डन बनाया जाएगा प्रॉपर, ठीक है, जो कि इंडोर रहेगा, जहां पर लोगों की भी आवाजाही रहेगी, ठीक है, लोग इसको घूम पाएंगे। तो कहां पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बिहार के पटना में। अगला सवाल है, JL3 यानी कि जुलेंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? मेरे भाई ईरान तो यहां पर परमाणु परीक्षण करने की सोच ही रही थे, यहां पर ईरान को लगभग आधा खत्म कर दिया गया इजराइल और अमेरिका के द्वारा, लेकिन यहां चाइना देखो एक के बाद एक परमाणु हथियार बना रहा है। चाइना ने एक ऐसी मिसाइल बना ली है JL3 के नाम से, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक परमाणु मिसाइल है, यानी कि जो परमाणु है, परमाणु बम है, एटम बम है, उसको कैरी कर सकती है मिसाइल, और इसका सफल परीक्षण हाल ही में कर लिया है चाइना ने। जी हां मेरे भाई, इसको नाम दिया गया जुलेंग 3। चाइना परमाणु हथियारों के मामले में फिलहाल दुनिया के अंदर बहुत ही स्पीड से भाग रहा है। देखिए परीक्षण के बारे में देख लो, चीनी नौसेना ने प्रशांत महासागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक परमाणु पनडुब्बी से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मारक क्षमता देख लो, यह एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि SLBM है, यानी कि इस मिसाइल को समुद्र के अंदर से सबमरीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और मेरे भाई एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो कि एक आर्क बनाते हुए अपने टारगेट को हिट करती है, मतलब धरती से, ठीक है, या फिर किसी भी टैंक से या फिर लॉन्चर से इसको यहां पर लॉन्च किया जाता है, ऊपर जाती है, अंतरिक्ष के स्तर तक पहुंचती है और फिर वहां से अपने टारगेट को जो लॉक किया गया उसको ये हिट करती है, ठीक है। 3 फेजेस में ये मिसाइल काम करती है। पहले इसको एक इंजन की तरह स्पीड के द्वारा इसको स्पीड दी जाती है और ऊपर से ये आती है अपनी और स्पीड पकड़ते हुए, ठीक है। इसका फायदा होता है कि ये बहुत ज्यादा पेलोड ले सकती है, मतलब काफी हैवी लोड लेकर ये अपनी उड़ान भर सकती है, ठीक है मेरे भाई। और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो काफी होती है, 5 से 6,000 10,000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकती है। तो मेरे भाई एक सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है GL, क्या है इसका नाम? इस मिसाइल का नाम है मेरे भाई GL3, ठीक है, जिसकी रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर या फिर उससे भी अधिक है। परमाणु क्षमता क्या है? यह मिसाइल परमाणु वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है, जिसके परीक्षण में अमेरिका और जापान जैसे देशों की चिंता बढ़ा दिया। मतलब ऐसी मिसाइल फिलहाल जापान अमेरिका के पास भी नहीं है, हाँ रशिया के पास है लेकिन अमेरिका के पास नहीं है मेरे भाई ऐसी मिसाइल। तो GL3 का जो सफल परीक्षण किया गया, जो कि एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, ये चाइना ने किया इसका सफल परीक्षण हाल ही में। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? मेरे भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनकी सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है भारत सरकार के द्वारा। एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, उसके द्वारा, जिसके मिनिस्टर भी शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। मेरे भाई इस एप्लीकेशन का जो नाम है ना वो है सी लिप्स। क्या है? सी लिप्स। तो ये सी लिप्स योजना जो है ये ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए लॉन्च करी गई थी और अब इसकी एक डिजिटल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी गई है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्यमी महिलाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी सुविधा के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन पर ये सभी महिलाएं अपनी डिजिटल प्रोफाइल बना पाएंगी, साथ ही सरकार की जितनी भी उद्यमी योजना है उनसे कनेक्ट कर पाएंगी, उनसे जुड़ पाएंगी, साथ ही इनका जो व्यापार है, इनका जो बिजनेस है, इनका जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसको ये प्रॉपर ट्रैक कर पाएंगी इस डिजिटल एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। तो भाई सी लीप का मतलब है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस एप्लीकेशन की फुल फॉर्म है, सी लीप की फुल फॉर्म है, ठीक है मेरे भाई। ग्रामीण महिलाओं को और ज्यादा सशक्त, मजबूत और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, जिसके मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है मेरे भाई, ठीक है। देखिए इसका लक्ष्य क्या है? यह पहल देश भर के 6 करोड़ लखपति दीदी
बनाने के सरकार के लक्ष्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी कि जो भारत सरकार की एक योजना है ना, लखपति दीदी, ठीक है, तो ये 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करेगी, क्योंकि सरकार ने लक्ष्य बना रखा है कि 6 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है हमें। ठीक है, याद रहेगा। चलो मेरे भाई, तो भाई ये था आज की क्लास का लास्ट इंपोर्टेंट कंटेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और सारी इंपोर्टेंट चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। और आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और आज की क्लास का पीडीएफ आपको हमारे वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसका नाम वे टू सक्सेस ही है, टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये क्लास का एज इट इज पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, विजुअल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेजेस के साथ। ठीक है, तो आप अपना रिवीजन वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मेरे भाई, और बाकी जीएस बॉम की डिमांड आ रही थी। जीएस बॉम फिर से लाइव हो चुके हैं, जो कि अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ जनरल अवेयरनेस की बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जीएस अगर आपने पढ़ दिया ना, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के चित्र ढाका होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।